हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द इकोलॉजिक्स। और आज हम आ गए हैं अपने इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स के पार्ट 2 में। बच्चों पार्ट 1 में हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए थे, नहीं देखे तो बच्चों डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, एक बार जल्दी जाओ और एक बार जल्दी जल्दी देख कर। और आज पार्ट 2 में हम कवर करने वाले हैं इन फॉलोइंग टॉपिक्स को। जब हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स क्या है, इसके वाइटल प्रोसेस के कंपोनेंट्स कौन से हैं, उसके अलावा इकोनॉमी के टाइप्स कौन से होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। मतलब जब हम कवर करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की जो दो ब्रांचेस हैं, कौन कौन सी, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बच्चों ज्यादा टाइम हम वेस्ट ही नहीं करते, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इकोनॉमी वर्ड से आप ऑलरेडी अवेयर, आपने अक्सर सुना होगा इंडियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, है ना, लेकिन कभी मतलब नहीं पता लगा कि इकोनॉमी वर्ड का मतलब क्या है। तो बच्चों इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी इज नथिंग बट अ सिस्टम। इकोनॉमी क्या है बच्चों? एक सिस्टम। अब कैसा सिस्टम है बच्चों, बताता हूं। देखो इंडियन इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया? इंडिया का सिस्टम। अमेरिकन इकोनॉमी अमेरिका का सिस्टम। चाइनीज इकोनॉमी चाइना का सिस्टम। तो हर एक कंट्री का, हर एक नेशन का अपना अपना सिस्टम, जो कि स्लाइटली एक दूसरे से डिफरेंट भी। तो ये सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है बच्चों? इस सिस्टम ही बताता है कि सोसाइटी के जो स्केयर रिसोर्सेज है, जो हमारी सोसाइटी के पास रिसोर्सेज के स्केयर, तो कि ये सोसाइटी के जो स्केयर रिसोर्सेज हैं ये किस तरह से एलोकेट होंगे इकोनॉमी के अंदर, है ना। एलोकेट का मतलब प्रोडक्शन में किस तरह से एलोकेट होंगे, कंजप्शन में किस तरह से, डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरह से एलोकेट होंगे। तो ये बताता है कि हमारे स्केयर रिसोर्सेज किस तरह से एलोकेट होंगे डिफरेंट एक्टिविटीज में, ताकि वो अपनी लिविंग कमा पाए, अपनी लिविंग कर पाए। तो ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं बच्चों? इकोनॉमी कहते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन देख लेते हैं। इकोनॉमी क्या है बच्चों? मैंने बता दिया, इकोनॉमी क्या है? अपना एक सिस्टम बच्चों। और ये सिस्टम ही है जो प्रोवाइड करता है किनको? लोगों को। लोगों का मतलब बच्चों यहाँ पर फर्म्स, इंडस्ट्रीज, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूटर, इन सभी को क्या प्रोवाइड करता है? मीन्स टू वर्क। मीन्स टू वर्क का मतलब काम करने के साधन, जो स्केयर रिसोर्सेज है वो अवेलेबल कराता है, ताकि ये क्या कर पाए? अर्न कर पाए, क्या? अपनी लिविंग को अर्न कर पाए, है ना। और आपको पता है इंडियन इकोनॉमी हो चाहे अमेरिका, चाहे वर्ल्ड की कोई भी इकोनॉमी हो, हर इकोनॉमी के अंदर यही काम चल रहा है। हर इकोनॉमी के अंदर क्या किया जा रहा है? जो स्केयर रिसोर्सेज है वो दिए जा रहे हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी में, कंजप्शन एक्टिविटी में और डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज में, ताकि वो अपनी वांट को सेटिस्फाई कर पाए, वो अपनी लिविंग को चला पाए। तो ये सिस्टम ही क्या कहलाता है? इकोनॉमी कहलाता है। अब बात करते हैं आगे वाइटल प्रोसेसेस ऑफ एन इकोनॉमी, है ना। सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है वाइटल प्रोसेसेस, बच्चों सिंपल सा मतलब है क्या? कि ऐसे सिस्टम जिनके ना होने पर कोई इकोनॉमी हो ही नहीं सकती। मतलब अगर ये जो तीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपको दिख रही है ना, अगर ये तीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसी भी इकोनॉमी में नहीं है तो वो इकोनॉमी ही नहीं है बच्चों। वो इकोनॉमी काम ही नहीं कर सकती, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो ये कौन कौन सी, मतलब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इकोनॉमी के अंदर। इकोनॉमी के अंदर ये तीन चीजें होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन कौन से बच्चों? सबसे पहला प्रोडक्शन, फिर कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, जिसको हम कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। अब ये किस तरह से इकोनॉमी के लिए जरूरी है बता दो सर। तो देखो एक बार बच्चों, देखो बच्चों आपने सुना होगा अमेरिका, अमेरिका है ना जीडीपी वर्ल्ड की नंबर 1 पे पावरफुल कंट्री। क्यों? क्योंकि जीडीपी ज्यादा है, कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन ज्यादा है। प्रोडक्शन इज द प्राइमरी एक्टिविटी बच्चों। तो प्रोडक्शन ज्यादा है, वहां पर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है और कंजप्शन इतना नहीं हो पाता। प्रोडक्शन ज्यादा है और कंजप्शन इतना नहीं हो पाता, तो सेविंग ज्यादा है बच्चों की, है ना। प्रोडक्शन इतना हुआ, कंजप्शन इतना हुआ, तो सेविंग क्या है? ज्यादा। जिस कंट्री की सेविंग ज्यादा उस कंट्री में फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट ज्यादा, और इन्वेस्टमेंट ज्यादा तो फ्यूचर में प्रोडक्शन ज्यादा, कैपेसिटी बढ़ेगी, ग्रोथ ही तो होगी ना बच्चों। इसलिए तो अमेरिका, चाइना जैसी इकोनॉमीज ग्रो कर रही है। इंडिया की इकोनॉमी को हम कहते हैं भैया स्लो ग्रोथ रेट है, पुअर इकोनॉमी है। क्यों है? देखो बच्चों इसका रीजन देखो, प्रोडक्शन इतना, कंजप्शन इतना। हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन जो है वो कम है, लेकिन क्या हो रहा है? कंजप्शन क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा होता है। तो हमारे यहाँ पर बच्चों सेविंग का हो रही है, सेविंग नहीं हो पाती। सेविंग नहीं है तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती, और इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो फर्दर फ्यूचर में प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा ना बच्चों। इसीलिए बस इसी रीजन की वजह से हमारी इकोनॉमी क्या है? थोड़ी वीक है, और अमेरिका की इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आगे आगे प्रोग्रेस हो रही है, इंडिया की इकोनॉमी भी करेगी, डोंट यू वरी। ठीक है बच्चों, तो ये है तीन वो मेन चीजें जो इकोनॉमी के अंदर काम कर रही है, जिसके बेस पर कंट्री की ग्रोथ को, कंट्री की वीकनेस को, स्ट्रॉन्गनेस को मेजर कर सकते हैं।
उसके बाद बच्चों बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में। तो बच्चों आप 11th क्लास में हो और 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें 3 इकोनॉमीज के बारे में पता होना चाहिए। कौन कौन सी इकोनॉमी है बच्चों? एक है सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसका दूसरा नाम है कमांड इकोनॉमी। सेकंड वन इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसे हम मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं। एंड द थर्ड वन इज इन दोनों की भेलपुरी, मतलब इन दोनों से मिलकर बनी हुई हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब इसमें सोशलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दोनों के फीचर्स एग्जिस्ट करेंगे। तो बच्चों देखते हैं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बीच में आखिर डिफरेंसेस है क्या, क्योंकि अगर आपको इन दोनों के बारे में पता लग गया तो इन दोनों को मिलाकर लिख दीजिए ना मिक्स्ड इकोनॉमी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों here are some differences between the command economy and the market economy। तो चलिए एक एक करके इनके डिफरेंसेस को देख लेते हैं। सबसे पहले डिफाइन, अगर डिफाइन की बात करूं तो बच्चों देखो दोनों की दोनों इकोनॉमी है, तो मतलब दोनों के दोनों सिस्टम। तो कमांड इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है? एक ऐसा सिस्टम जहां पर जितने भी स्केयर रिसोर्सेज होते हैं ना इकोनॉमी के अंदर, मतलब जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरन्यूर, है ना, स्केयर रिसोर्सेज, अगर ये सारे के सारे स्केयर रिसोर्सेज, अगर ये सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑन कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, अगर इनको ऑन गवर्नमेंट करती है, कंट्रोल करती है और ऑपरेट कौन कर रही है? गवर्नमेंट करती है ना, तो बच्चों कौन सी इकोनॉमी है? सोशलिस्ट इकोनॉमी है। और अगर ये सारे काम कौन कर रहा है? अगर प्राइवेट सेक्टर कर रहा है तो कौन सी इकोनॉमी है बच्चों? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सेकंड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब बच्चों क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए, मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, है ना, ये कौन से होते हैं? ये डिसीजंस है जो हर इकोनॉमी को लेने पड़ते हैं। अगर ये सारे डिसीजंस कौन लेता है? गवर्नमेंट लेती है। और किस लिए लेती है? इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए लेती है। तो वो कौन सी है? वो सोशलिस्ट है। अगर ये सारे के सारे डिसीजंस कौन लेता है? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स लेते हैं, प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर लेता है। तो किसके लिए लेगा? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो कौन सी इकोनॉमी है बच्चों? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। थर्ड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म, कि इन इकोनॉमीज में ये प्रॉब्लम जो आई थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, इन प्रॉब्लम को सोल्व कैसे किया जाता है? तो बच्चों सोशलिस्ट इकोनॉमी या फिर कमांड इकोनॉमी के अंदर इन सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व जो किया जाता है वो प्लानिंग करके किया जाता है। प्लानिंग की जाती है कि इकोनॉमी के अंदर किस चीज की जरूरत है, उस बेस पर रिसोर्सेज को एलोकेट कर दिया जाता है। तो मतलब यहाँ पर काम क्या करता है? प्लानिंग मैकेनिज्म काम करता है प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। जबकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर, मार्केट इकोनॉमी के अंदर क्या काम करता है बच्चों? प्राइस काम करता है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, अगर इनकी प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो ये प्राइस को हथियार बनाकर इन प्रॉब्लम्स को क्या करती है? सोल्व कर लेती है। तो यहाँ पर कौन सा मैकेनिज्म है बच्चों? प्राइस मैकेनिज्म। अगली बात करूं तो कंपटीशन की, तो आपको पता है कि सेंट्रली प्लान्ड ये कमांड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर तो कंपटीशन होता ही नहीं है बच्चों, यहाँ पर कंपटीशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। जबकि प्राइवेट कंपनीज में कंपटीशन होता है ना। तो बच्चों कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होगा? स्टिफ कंपटीशन होगा, यहाँ पर टफ कंपटीशन मिलेगा। ठीक है, आगे बात करता हूं कि रोल प्लेइंग किसकी है भाई? सबसे पहले इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट प्ले करता है भैया सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर तो सिग्निफिकेंट रोल, और भैया गवर्नमेंट का मार्केट इकोनॉमी के अंदर कोई भी रोल नहीं है। मार्केट इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता। यहाँ पर सारा का सारा जो होती है वो कौन करती है? कौन करता है बच्चों? अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है ही नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या काम करती है बच्चों? मार्केट फोर्सेस काम करती है। कौन काम करती है? मार्केट फोर्सेस काम करती है। मतलब मार्केट की फोर्सेस के बेसिस पे डिमांड सप्लाई आपने सुना होगा, तो मार्केट फोर्सेस काम करती है यहाँ पर सारी चीजों को तय करने के लिए। उसके बेस पर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग लेते हैं। तो बच्चों ये थे सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बीच में कुछ डिफरेंस। अगर मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करूं तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों? ये फीचर्स मिल जाएंगे। मतलब वहां पर सारी की सारी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे? ऑन की जाएंगे, गवर्नमेंट द्वारा भी और प्राइवेट द्वारा भी। प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म, गवर्नमेंट भी प्रॉब्लम सॉल्व जो होंगी, गवर्नमेंट जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगी वो दोनों मैकेनिज्म, प्राइस प्लानिंग से भी और प्राइस मैकेनिज्म दोनों को लेंगी। वही बट हाउ फॉर होम टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम को सोल्व कौन करेगी? वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट और प्रॉफिट के लिए प्राइवेट। तो मिक्स्ड इकोनॉमी इंडियन जैसी इकोनॉमीज के अंदर, इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान और जितनी भी मोस्ट ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पर कौन सी इकोनॉमी है बच्चों? मिक्स्ड इकोनॉमी काम कर रही है, जहां पर हमारी गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी है। अमेरिका जैसी इकोनॉमी की बात करो तो कौन सी बच्चों? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्योंकि वहां पर सारे के सारे डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है? प्राइवेट सेक्टर ही लेता है। और सब पहले की बात करूं सोवियत यूएसएसआर की आप बात करें तो वहां पर कौन सी थी बच्चों? कमांड इकोनॉमी चलती। तो बच्चों ये थे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर
कमांड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। आगे बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स की, माइक्रो एंड मैक्रो के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एट द एंड बात कर लेते हैं हम ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में, या फिर इकोनॉमिक्स को हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो याद रखना बच्चों, इकोनॉमिक्स दो कैटेगरीज में डिवाइड हो सकता है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बच्चों ये दोनों वर्ड जो है ना, माइक्रो मैक्रो, थोड़े अजीब से है। हाँ, क्योंकि बच्चों ये दोनों वर्ड क्या है ना, इन दोनों वर्ड का जो ओरिजिन है ना भाई ग्रीक वर्ड से हुआ है। एक ग्रीक वर्ड है, जैसे माइक्रो जो है वो ग्रीक वर्ड है मिक्रोस, जिसका मतलब क्या होता था स्मॉल, इससे ओरिजिनेट हुआ माइक्रो। जबकि एक ग्रीक वर्ड था क्या, मैक्रोस, उसका मतलब क्या था लार्ज या फिर लॉन्ग, उससे ओरिजिनेट हुआ हमारा मैक्रो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम छोटी छोटी चीजों के बारे में स्टडी करने वाले हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम बड़ी बड़ी चीजों के बारे में ना, स्मॉल और लार्ज से आपको इतना तो आइडिया हो ही गया। अब बात करते हैं कि आखिरकार हमें इन दोनों में करना क्या होता है। चलो इनकी डिफाइन देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स में लिखा द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स की एक ऐसी ब्रांच इन विच वी स्टडी इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। बच्चों पूरी इकोनॉमी है ना, पूरी इकोनॉमी है हमारे पास। अगर इंडिया की पूरी इकोनॉमी की बात करूं, इंडिया की पूरी इकोनॉमी और इंडिया की पूरी इकोनॉमी में से हमें पूरी इकोनॉमी को स्टडी नहीं करना, हमें अगर उनकी इंडिविजुअल बहुत सारी यूनिट है हमारी इकोनॉमी के अंदर, हमारे यहाँ पर बहुत सारे प्रोड्यूसर है, हमारे यहाँ पर बहुत सारे कंज्यूमर है, हमारे यहाँ पर बहुत सारी फर्म्स है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, तो मुझे हर एक पे स्टडी नहीं करना। जब मैं किसी इंडिविजुअल में, मतलब मान लो किसी एक फर्म पे स्टडी करता हूँ, मैं किसी एक कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करता हूँ, मैं किसी एक प्रोड्यूसर के बिहेवियर को स्टडी करता हूँ, मैं किसी फर्म को, किसी एक इंडस्ट्री को स्टडी करता हूँ, तो ये क्या होती है बच्चों, ये स्टडी जो है वो क्या है, इंडिविजुअल यूनिट की है, वो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो बच्चों याद रखना, जब भी पूरी इकोनॉमी को स्टडी नहीं करके उसकी इंडिविजुअल यूनिट को मैं स्टडी करूं तो किसमें है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और अगर मैं इंडिविजुअल नहीं पूरी इकोनॉमी को ही स्टडी कर लूं, मतलब पूरी इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी एज अ होल को स्टडी कर दूं, तो क्या बन जाएगा बच्चों, मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। स्मॉल लार्ज से तो पता ही लग गया होगा कि जब मैं पूरी इकोनॉमी की छोटी छोटी यूनिट्स को स्टडी करूंगा तो माइक्रो, और मैं पूरी इकोनॉमी को स्टडी कर दूंगा, मतलब एग्रीगेट्स को स्टडी कर दूंगा। एग्रीगेट का मतलब पता है ना, तो टोटल। तो जब मैं टोटल स्टडी करूंगा, सबको स्टडी करूंगा, पूरी इकोनॉमी को स्टडी करूंगा, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके अलावा बच्चों सेंट्रल प्रॉब्लम्स की बात करूं तो सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, बताने से पहले एक चीज और बताता हूं कि हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ प्राइस भी कहते हैं। क्योंकि ये प्राइस की थ्योरी है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस को लेकर ही आपको पूरा का पूरा, पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको प्राइस मिलेगा। कंज्यूमर प्राइस, कंज्यूमर डिमांड, प्राइस सप्लाई, है ना, और प्राइस को लेके मार्केट। तो प्राइस के अप्स एंड डाउन्स को ही आपको यहाँ पढ़ना है, और उसी से कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, इक्विलिब्रियम सब कुछ आपको समझना है। तो इसको थ्योरी ऑफ प्राइसिंग भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ही ले चलने वाला है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइस, एक इंडिविजुअल को स्टडी तो करना नहीं है, सिर्फ प्राइस को, इसको पूरी इकोनॉमी को स्टडी करना है। तो ये पूरे नेशनल के इनकम या आउटपुट को या फिर एम्प्लॉयमेंट को स्टडी करता है, इसलिए इसे थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, याद रखना, थ्योरी ऑफ प्राइस भी कहते हैं, थ्योरी ऑफ प्राइसिंग भी कहते हैं, और इसे थ्योरी ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, और यही इनकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स भी आता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, प्राइस को डिसाइड करने की, प्राइस को डिटरमाइन करने की, कि प्राइस क्या होना चाहिए, मैंने कहा थ्योरी ऑफ प्राइसिंग होती है। ठीक है, तो प्राइस को डिटरमाइन करना, और हमारे जो रिसोर्सेज है, पता है ना, स्केयर रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, स्केयर है, लिमिटेड है, तो उनको एलोकेट कैसे करना है, मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, है ना, उसे कहते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये क्या है, हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है कि हमें रिसोर्सेज को किस तरह से एलोकेट करना है और प्राइस क्या डिसाइड करना है। ये क्या है, हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की सेंट्रल प्रॉब्लम है। जबकि इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या होना चाहिए, किस पर फिक्स किया जाना चाहिए, ये है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की सेंट्रल प्रॉब्लम्स। ठीक है, आगे बात करते हैं मेन टूल्स। बच्चों अब मैं इंडिविजुअल कंज्यूमर, है ना, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, अगर मैं इनके बिहेवियर को स्टडी करना चाहता हूं तो कौन से टूल्स बनाए गए। तो बच्चों याद रखना, माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के लिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो यूनिट्स हैं उनको स्टडी करने के लिए, उनके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए टूल्स जो है वो है डिमांड एंड सप्लाई। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जब भी आप किसी भी कंसेप्ट के अंदर घुसेंगे, उसके अंदर स्टडी करना चाहेंगे, तो उनके टूल्स क्या है, डिमांड एंड सप्लाई आर द टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के लिए आप किसी इंडिविजुअल की डिमांड तो लेंगे नहीं,
किसी इंडिविजुअल की सप्लाई तो लेंगे नहीं, वहां तो क्या होगा, पूरी इकोनॉमी आएगी। तो पूरी इकोनॉमी की डिमांड, पूरी इकोनॉमिक सप्लाई, मतलब एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आर दी टूल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बेसिस पे क्या किया जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी किया जाएगा। उसके बाद बच्चों मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए। एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको डेफिनेशन के अंदर बताया कि भैया किसी इंडिविजुअल की इनकम का स्टडी करना, किसी इंडिविजुअल की सेविंग का स्टडी करना, किसी प्रोड्यूसर, किसी कंज्यूमर, किसी एक फर्म को एंड इंडस्ट्री को स्टडी करना, ये क्या आता है, सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है बच्चों, क्योंकि ये इंडिविजुअल यूनिट्स है ना। इंडिविजुअल इनकम, मेरी इनकम को स्टडी करें क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन अगर पूरे नेशन में जितने लोग हैं सभी की इनकम को स्टडी करूं, मतलब नेशनल इनकम को स्टडी करूं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल नहीं पूरी इकोनॉमी को स्टडी किया जा रहा है। ऐसी नेशनल सेविंग को स्टडी करूं, जीडीपी, जीडीपी तो बच्चों एक इंडिविजुअल के लिए तो निकलती नहीं है, पूरी इकोनॉमी की जीडीपी कहते हैं। पूरी इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विस कितने प्रोड्यूस हुए हैं, तो ये भी किसमें आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। उसके अलावा गवर्नमेंट बजट बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसीज बनती है, फिस्कल पॉलिसी बनती है, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, महंगाई, इन्फ्लेशन, तो ये सारी की सारी किसके हैं, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में पढ़ने को मिलता है। तो ये सब एग्जांपल्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। ठीक है बच्चों, एक चीज और बताता हूं कि जब भी बच्चों माइक्रो मैक्रो को पढ़ते हैं, तो जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल है ना, वो हम एज्यूम कर लेते हैं कांस्टेंट रहेंगे, और जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे तो हम मान लेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल है वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो बच्चों ये कुछ डिफरेंसेस थे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, और आ गए तो बच्चों हिट कर दो ना, किसको, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, क्योंकि आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स के अपने अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।